नमस्ते, स्वागत है आपका चीजें हिंदी टॉपर्स में। आज हम क्लास 10th हिंदी ए कोर्स सीबीएसई का व्याकरण का वह विषय करने जा रहे हैं जिसने कई बच्चों की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, पद परिचय। पद परिचय विषय है। आपके व्याकरण में 4 टॉपिक लगे हुए हैं। उन चारों में अगर माना जाए कि सबसे कठिन विषय क्या है तो वो यही है, लेकिन कठिन नहीं है ये। एक्चुअली इसमें होता क्या है, आपने अब तक जो है 6 to 10 तक या कहें 9th तक जो व्याकरण पढ़ी होगी ना, वो सारी इसमें यूज हो जाती है। तो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, वो तो आसानी से कर लेगा, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें अंक कैसे निकाले जा सकते हैं परीक्षा में, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले जो है थोड़ा इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम शॉर्टकट तो मारेंगे ही, लेकिन डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा ना है क्या, इसमें क्या क्या बताना होता है, तो ये आपके लिए फिर आसान हो जाएगा कि पद परिचय में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, पद परिचय में ये जो है ना, मैंने जो ये हाथ बनाया हुआ है यहाँ पर, इस हाथ के बहुत मीनिंग है, बहुत अर्थ है इसके। आप जब ये पूरा विषय समझ जाएंगे ना, तो आपको इस हाथ का मतलब समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली जो है शॉर्ट समरी है ये हाथ। इसमें क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अब अव्यय जो है 5 नंबर का है, ये क्या है, इसमें भी इसके 4 भेद होते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, तो हम क्लास शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, पद परिचय। पद परिचय में सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये पद जो है वो होता क्या है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई जिसका हम परिचय देने वाले हैं, पद परिचय का मतलब है पदों के बारे में बताना। अब पद क्या होता है, ठीक है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि पद होता क्या है। तो पहले हम यही जानेंगे, जब कोई शब्द वाक्य में उपयोग होता है तब वह पद बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि वाक्य में आने वाले शब्द, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाक्य में आने वाले शब्दों को पद कहा जाता है। यानी कोई भी वाक्य है, उसमें जितने भी शब्द आते हैं वही जो है पद कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक शब्द ले लिया है, कमल। अब खाली ये कमल है, सिर्फ कमल, तो ये एक शब्द हो गया, ठीक है, ये शब्द है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। हमने एक वर्ड ले लिया है, सिंगल वर्ड, ठीक है। एक अकेला जब शब्द होता है तो वो शब्द कहलाता है, सिंगल वर्ड होता है तब वो वर्ड होगा, शब्द होगा। लेकिन इसी कमल को जब मैं वाक्य में लगा लूंगी तो ये पद बन जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखिए वाक्य, देखिए, तालाब में कमल का फूल खिला है, ठीक है। ये देखिए, तालाब में कमल का फूल खिला है। तो अब इस वाक्य में कौन कौन से शब्द आए हैं, एक तो ये आ गया तालाब, ठीक है, ये भी एक पद है। कमल आ गया, ये भी एक पद है। फूल, ये भी एक पद है। खिला, खिला है, ये क्रिया है, ये भी एक पद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जितने भी शब्द आते हैं, ठीक है, एक वाक्य में जितने भी शब्द आएंगे वही शब्द पद कहलाते हैं। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जब ये सिंगल होगा तो शब्द कहलाएगा, वाक्य में आ जाएगा तो पद कहलाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई है। अब चलते हैं आगे। देखिए, मैंने फिर से यहाँ पर थोड़ा और मैं बताने की कोशिश करती हूँ। वाक्य में आने वाले सभी शब्दों को पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, मैंने एक कविता लिखी। इसमें कौन कौन से शब्द आए हैं, मैंने एक कविता लिखी, ये 4 शब्द आए हैं और ये चारों ही शब्द जो है पद हैं। ये देखिए, इस वाक्य में ये सभी पद हैं, यानी वाक्य में आने वाले सभी शब्द पद हैं। अब देखिए, एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है मैंने कहा था कि फूल जो है पद है, कमल पद है, तालाब पद है, यहाँ तक कि खिला है भी पद है। तो ये में क्या है, ठीक है, का क्या है। देखिए, ये जो में और का है ना, ये वाला, ये कारक है, ठीक है। क्या है, कारक। इनका परिचय नहीं पूछा जाता,
ये कारक के विभक्ति चिन्ह है। अगर आप लोगों ने पहले ये विषय पढ़ा होगा ना, कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये वही कारक है। ये एक्चुअली पदों को जोड़कर उनका मीनिंग निकालते हैं। तो इनका जो है पद परिचय नहीं आता। पद परिचय हमारे पास इनका पूरे पूरे शब्दों का आएगा, इनका आएगा, इनका आएगा। और ये खिला है, इसमें है इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये क्रिया है ना, क्रिया के साथ जो है काल जुड़ा होता है। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये क्रिया के साथ ही होते हैं, इसलिए है यहाँ पर है। तो अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। और पद परिचय इसलिए है क्योंकि हमें वाक्य में दिए हुए शब्द का पद परिचय बताना है, इसलिए इसको पद कहा गया है। अब जानते हैं पद परिचय क्या होता है। देखो, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, प्रयुक्त माने आने वाले शब्दों का व्याकरणिक परिचय, बहुत ध्यान देना, व्याकरणिक परिचय यानी व्याकरण की नजर में वो पद क्या है, वो शब्द है क्या चीज। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे वाक्य में जो पद आ रहा है वो होता क्या है, क्या होता है, वो यही बताना है, इसी को परिचय देना कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नीलम है, ठीक है, मैं एक स्त्री हूँ और मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, तो ये मेरा परिचय हो गया ना। आपका क्या है, जैसे आपका नाम मान लीजिए किसी बच्चे का नाम जो है राजेश है, तो बताएगा मेरा नाम राजेश है, मैं एक लड़का हूँ, मेरी उम्र 15 वर्ष है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो यह उसका परिचय हो गया। इसी तरह से हम व्याकरण की नज़र में एक पद क्या है वो बताएंगे, और वो पद जो है वाक्य के नजरिए से बताएंगे। वाक्य में जब वो पद आ गया है तो वो क्या काम कर रहा है, वो क्या है, यही सब बताना है हमें। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। परिचय में यह बताना होता है कि दिया हुआ पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। ये बताना होता है कि वो शब्द क्या है, वो संज्ञा की कैटेगरी में आ रहा है, सर्वनाम की कैटेगरी में आ रहा है, विशेषण में आ रहा है, क्रिया है वो या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक में एक ही भी आएगा। तो ये आपको बताना है। फिर इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उनका जो है वाक्य में जो दूसरे शब्द है ना, उनके साथ क्या संबंध है, ये भी बताएंगे। अब यहाँ पर मैं बोलती रहूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब तक इसको करेंगे नहीं ना, उदाहरण नहीं देख लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब पहले और थोड़ी जो है मुख्य मुख्य बातें देख लेंगे। देखिए, पदों के प्रकार। अब पदों के प्रकार, पद कितने प्रकार के होंगे हमारे पाठ्यक्रम में, वही जो मैंने अभी आपको बताया वही है। देखिए, पदों के प्रकार ये रहे, मेनली आपको इनको याद रखना, ये याद रखने हैं। ठीक है, ये चाहे आपको ना भी याद रहे तो चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखने हैं। देखिए, पद हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अब ये अविकारी और विकारी होते क्या है। देखिए, विकार का मतलब होता है कुछ गड़बड़ हो जाना। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाना, कुछ परिवर्तन आना, कुछ चेंजेस आना, यही होता है विकार। विकार मतलब थोड़ा सा बदल जाना, गड़बड़ हो जाना। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे पास जो है टोटल पद होते हैं 8 प्रकार के, ये आपने याद रखना। कुल आपके जो पद है वो है 8 प्रकार के। अब जो है इसमें विकारी कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो आप हमेशा पढ़ते ही आए हैं ये होते हैं विकारी। अब विकारी इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका रूप बदल जाता है, इनका रूप जो है गड़बड़ होता रहता है, बदलता रहता है। वो क्यों बदलता है, देखिए, लिंग, वचन, कारक और काल के हिसाब से इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, वचन के हिसाब से बता देती हूँ तो आप समझ जाओगे। देखो, वचन के हिसाब से बताती हूँ। जैसे लड़की, ठीक है, लड़की है, ये एक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा, ये देखिए, तो ये सिंगुलर है,
एक वचन है। अब मैंने इसका लड़कियां कर दिया, बहुवचन कर दिया। ठीक है, ये मैं लिख नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, फिर से लिख देती हूँ। या मैं छोटा कोई शब्द ले लेती हूँ, जैसे देखिए रात। रात भी एक संज्ञा शब्द है, ये सिंगुलर है। अब देखो इसमें मैंने इसका बहुवचन बना दिया। ठीक है, एक वचन का, ये देखिए एक वचन का बहुवचन बना दिया रातें, तो इसका रूप बदल गया, इसमें एक ही मात्रा लगा दी हमने, बदल गया ना, रूप थोड़ा सा बदल गया। तो यही होता है विकार, जो चेंज हो जाते हैं, लिंग के अनुसार चेंज होते हैं, वचन, कारक और काल के अनुसार। अब आ जाओ अविकारी। अविकारी क्या क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, ये चार होते हैं। अब जिन बच्चों ने अव्यय पढ़ा होगा, ठीक है, अव्यय, ठीक है, अव्यय भी इन्हीं को बोलते हैं, उन्हें पता होगा कि ये होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन्हें अव्यय भी बोला जाता है। ठीक है, अव्यय वो होते हैं जिनका रूप किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलता। जैसे यहाँ तो हमने रात रातें कर लिया, लड़की लड़कियां कर लिया ना वचन के हिसाब से, लेकिन ये वाले जो है ना, कुछ भी कर लो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी काल में डाल लो, ये वैसे ही रहते हैं, इनका रूप नहीं बदलता। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं यहाँ पे, आप, आज शब्द। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिंग के अनुसार इसको बदलने की कोशिश करूंगी। लड़की आज आई। ठीक है, लड़की आज आई, आज है शब्द, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए, लड़का आज आया, आज में तो फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया, क्रिया बदल गई, पहले आई थी फिर आया हो गया, लेकिन आज शब्द वैसा की वैसा रहा। तो ये होते हैं अव्यय। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ये मैंने बहुत वैसे भी आपको ठीक ठीक समझा दिया है। आपको जो याद रखना है ना पद परिचय के लिए, वो ये नाम याद रखने हैं और ये नाम याद रखने हैं। आप चाहे विकारी करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये बता दिया कि ये होते क्या है, कि आपको कहीं पे अगर ये लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई मैम ने तो ये करवाया नहीं, अब ये विकारी क्या होता है और विकारी क्या होता है। तो ये मैंने बता दिया कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होते हैं विकारी, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं अविकारी। लेकिन इनको पद परिचय में लिखने की कोई जरूरत नहीं, पद परिचय में तो हम ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखिए फिर से यही आ गया। चलिए ये देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विकारी है, बदलते हैं, और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, ये सारे अव्यय है। अव्यय वो होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते, इनको अविकारी भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मेन काम पर। ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि आप देखो, कहीं ये कट ना जाए, ये ठीक है। ये है हमारी पूरी टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको टेबल याद नहीं हुई ना, तो फिर मुश्किल है, फिर आप पद परिचय नहीं कर पाओगे। पद परिचय के लिए ये पूरी टेबल आपको याद रखनी चाहिए, है ना। आप अगर क्या करेंगे कि एक बार इसको समझ लेंगे ना, समझ के दो तीन बार इसको पढ़ लेंगे, तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी, इसको रट्टा मारने की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो फिर तो रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए, अब मान लीजिए कि वाक्य में कोई शब्द है, आपको समझ में आ गया कि वो संज्ञा है। ठीक है, समझ आ गया संज्ञा है, तो अब उसका पद परिचय में क्या क्या चीजें आपको देनी है वो देखिए। ठीक है, पद परिचय में आपको एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें एक संज्ञा शब्द को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, और बोल दिया भाई इस रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। अब आपने पहचान लिया ये शब्द तो संज्ञा है। अब संज्ञा तो है, अब इस संज्ञा में क्या क्या लिखना है वो बताते हैं आपको। देखिए, जब अगर पद संज्ञा होगा तो देखिए यहाँ पर संज्ञा का भेद, ये आपको बताना है पहले, फिर लिंग, दूसरी बात, तीसरी बात वचन, चौथी बात उसका कारक, और पांचवी बात क्रिया के साथ उसका संबंध आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि वो पद सर्वनाम है, तो सर्वनाम में भी सेम वही, पहले आपको सर्वनाम का भेद बताना है। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो भेद आपको याद रखने होंगे। ऐसे ही संज्ञा के 3 भेद हैं।
ठीक है, और भी भेद होते हैं, 5 भेद भी कई लोग बताते हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम में 3 ही भेद करने हैं, लेकिन सर्वनाम के पूरे की पूरे भेद हैं, तो वो भेदों में से आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है पद परिचय का। ठीक है, सर्वनाम का भेद, फिर है लिंग, वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, फिर है विशेषण, अगर आपको समझ आता है कि पद विशेषण है तो विशेषण का भेद आपको बताना है। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, ये सारा मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, समझाऊंगी आपको। फिर लिंग, वचन, विशेष्य का निर्देश, विशेष्य क्या होता है वो विशेषण के पद परिचय में आपको बता दिया जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि पद जो है वाक्य का जिसका पद परिचय पूछा है वो क्रिया है, तो उसमें क्या बताना है, क्रिया का भेद। क्रिया जो है काफी तरह की होती है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में 2 ही है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, फिर लिंग, वचन, धातु, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म का संकेत। अब यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, जैसे यहाँ पे इतने सारे है तो इतने सारे नहीं बताने, कोई भी 4 बताने हैं। ठीक है, कोई भी 4 आप बता दीजिए चलेगा। जैसे इसमें भी अगर आप क्रिया के साथ संबंध वो नहीं बताएंगे चलेगा, यहाँ पर भी नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन बाकी के 4 आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये 4 आपको बताने ही बताने हैं। इसमें ये 4 बताओगे, यहाँ से कोई भी 4 ले लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो है क्रिया विशेषण, आपको लगता है पद जो है क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का भेद आपको बताना है और क्रिया की विशेषता का निर्देश, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर समुच्चय बोधक अव्यय, ये जो अव्यय ना जो दिखने में लग रहे हैं कि अरे ये क्या चीज है, लेकिन सबसे आसान यही है। जब आप करेंगे ना तो आपको सबसे आसान यही लगेंगे, क्योंकि इनमें बताने के लिए बहुत कम होता है। अब इसमें क्या होगा, समुच्चय बोधक में जिन वाक्यों को मिला रहा है उसका निर्देश बताना है, इसमें भेद नहीं बताते हैं। ठीक है, सीधा समुच्चय बोधक अव्यय लिख देते हैं और जिन वाक्यों को मिला रहा है वो बता देते हैं। फिर संबंध बोधक अव्यय में भी यही होता है, जिससे संबंध दर्शा रहा है उसका निर्देश। ठीक है, फिर देखिए, फिर उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय में भी विस्मयादि बोधक अव्यय बताना है, वो लिखना होता है, और फिर उसका भाव मैंने लिख दिए। विस्मय माने हैरानी, हर्ष माने खुशी, शोक माने दुख, घृणा नफरत, भय डरना, और क्रोध गुस्सा, ये होते हैं मेन हमारे भाव, इनका निर्देश बताना होता है। ये सब जब आपको एग्जाम्पल करवाए जाएंगे ना तभी आपको समझ में आएंगे, ऐसे में चाहे जितना मर्जी बोलती रहूं वो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, लेकिन ये तालिका जो है ना, ये जो लिस्ट है यहाँ पर, ये आपको पता होनी चाहिए तभी आपको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखो मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, यहाँ पर जो है प्रश्न कैसे आएगा, इस तरह से एक वाक्य आपको लिखा हुआ होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न आपको आएगा। अब यहाँ पे रेखांकित क्या है, रमेश। ठीक है, रमेश का पद परिचय हमें देना है। पूरा वाक्य क्या है, रमेश हिंदी की परीक्षा में प्रथम आया। समझ आ गया, ये है। अब रमेश का पद परिचय देंगे तो पहले हमने रमेश लिख लिया। अब ये रमेश क्या है, देखिए संज्ञा में जाएंगे। रमेश, पहले हमें देखना है कि इनमें से रमेश किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, पहले तो यही देखना है कि रमेश जो है क्या इन 8 में से, तो रमेश है संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा है, ये तो आपको पता है। अब संज्ञा पद परिचय में जाइए कि हम क्या क्या बताएंगे। संज्ञा का भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हमें ये देखना है कि रमेश जो है इन तीनों भेदों में से किस भेद में आता है। तो रमेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखना है यहाँ पर लिंग, क्या बताना है, लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होता है आपका मेल वर्ड्स होते हैं, और स्त्रीलिंग होते हैं फीमेल वर्ड्स। ठीक है, तो रमेश क्या है, पुल्लिंग है, ये एक मेल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुल्लिंग लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, वचन। हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर और बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल। तो रमेश तो यहाँ पर एक ही है ना, तो यहाँ पर आएगा एक वचन। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्या है, कारक। कारक आपको पता होने चाहिए। देखिए कारक, अब जो है ये प्रथम आया, आने वाली क्रिया का कर्ता कौन है, रमेश। कर्ता ने कर्म को प्रथम कौन आया, रमेश आया, तो रमेश हो गया कर्ता कारक। ठीक है। अब क्रिया के साथ संबंध क्या है भाई, आया क्रिया का कर्ता, कौन आया, रमेश आया, बस हमें ये देखना है। जब भी आपको कर्ता कारक पहचानना हो ना, कौन लगा लो, किसने किया, इसने किया। ठीक है। जब वाक्य में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि यह काम किसने किया है, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति का नाम मिल जाता है, मतलब कर्ता कारक। तो ये देखिए, आया, कौन आया, रमेश आया, तो यही हमारा कर्ता कारक हो गया और आया क्रिया का कर्ता भी हो गया। आया क्रिया को किसने किया, रमेश ने किया। तो इस तरह से हम पद परिचय बताते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है। जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी ना, तब तक थोड़ा सा बोरिंग ही लगता है। लेकिन ये एक एक जो है ना, आपको थोड़ा डिटेल में करने पड़ेंगे। ये मैं आपको करवाऊंगी, अभी करवाऊंगी तो ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। ये मैं पहली बात आपको बता देती हूँ, पद परिचय एक बार में समझ में नहीं आते, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको चाहिए। अब देखिए, क्लास 10th है आपकी, व्याकरण के बाकी के 3 टॉपिक्स आपके आसान ही है, पद परिचय ही है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए। इसको लगता है टाइम। संज्ञा अगर मैं पढ़ाऊंगी, संज्ञा के तीनों भेद आपको बता दूंगी, सर्वनाम के भेद बताऊंगी, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। लेकिन आपसे कहूंगी कि पद परिचय में अगर आपको नंबर लेने हैं तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए इस विषय को। आप जो है एक टॉपिक को ना, जैसे ये एक टॉपिक को एक दिन दे दो, बस इतना ही समय दे दो कि ये ले लिया आपने आज, इसको पूरा पढ़ लिया और इसके 5-6 एग्जाम्पल कर लिए, ये फिर आपको भूलेगा नहीं। फिर आपने अगले दिन ये पढ़ लिया, इसकी सारी डिटेल पढ़ ली, 5-6 एग्जाम्पल कर लिए, बस हो गया। इस तरह से आप कर लो तो मुश्किल से आपको 1 हफ्ता लगेगा और ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसमें परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको एक परिचय बता दिया, पद परिचय क्या होता है, पद परिचय कैसे दिया जाता है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला जो वीडियो लेकर आऊंगी वो मैं लेके आऊंगी संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय कैसे हम देते हैं। अगर एक वीडियो में दोनों आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर संज्ञा अलग करवाऊंगी, सर्वनाम अलग करवाऊंगी। और उसके जो है जितने भेद होंगे उतने हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ जो है बेनिफिट हो रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है और आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपको जो है हेल्प मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीजे हिंदी टॉपर्स को जो है सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और हो सके तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या कमी लग रही है और मैं आगे किन विषयों पर जो है वीडियो बनाऊं, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो अगला जो वीडियो आएगा वो संज्ञा और सर्वनाम पद परिचय से संबंधित होगा। फिर एक एक करके मैं इस तरह से समझाती जाऊंगी, क्योंकि ऐसे समझाऊंगी ना आएगा नहीं। अब मुझे क्या है, संज्ञा में आपको जो है ये देखिए यहाँ पर, अब मैं जब समझाऊंगी ना तो संज्ञा के आपके जो है भेद भी बता दूंगी कि भेदों को कैसे लेना है, और जो कारक है ना, कारक वो भी समझा दूंगी, उसकी भी पूरी सूची ले लूंगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब संज्ञा आ गया तो फिर सर्वनाम भी आ गया, सर्वनाम के भेदों पे काम करना रह जाएगा, कारक तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब विशेषण होगा तो विशेषण के भेद बताऊंगी, क्रिया के भेद बताऊंगी, तो ये काम आपका फिर आसान हो जाएगा। तो अगर क्लास आपको ये अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं लगी है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।